हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 23 ऑफ दिसंबर और 23 ऑफ दिसंबर करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। क्लियर? जो भी बच्चा है मैं उसको बताना चाहूँगा, या नया स्टूडेंट है या मेरा ओल्ड स्टूडेंट है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि मंडे को वीक में एक दिन मेरा वीडियो लाइव चलता है। व्हाट आई मीन्स, मंडे को हमेशा मेरा जितना भी न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो है वो आपके लिए लाइव चलेगा, जिसमें आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे रिलेटेड टू यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट देख रहा हूं। तब तक अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप कमेंट करते रहिए। क्लियर? देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, जैसे आप जानते हो मेरे वीडियो की स्पेशलिटी रहती है कि मैं पहले आपको इंडेक्स बताता हूं कि मैं आपको पढ़ाने वाला क्या हूं। तो आप जानते हो, जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहाँ गए हैं? कुवैत गए हुए हैं और इनकी 2 डेज की विजिट है। कितने दिन की विजिट है? 2 डेज की विजिट है। और ये सैटरडे संडे को कुवैत में थे। क्लियर? सैटरडे को गए थे। और कुवैत में क्या डिस्कस हुआ इंडिया और कुवैत के बीच में, और कुवैत में जाने वाले वीकेंड से कितने साल बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हैं कोई, क्लियर, वो भी आपको क्लियर करूंगा। इवन वीकेंड से स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप दैट साइंड बिटवीन इंडिया एंड कुवैत, उनके बीच में क्या है, डिफेंस कॉपरेशन क्या है, ये तक आपको क्लियर करूंगा इस फर्स्ट न्यूज में। क्लियर? और क्या क्या डिस्कस हुआ। देन आफ्टर 55th जीएसटी काउंसिल डिसीजन, जैसे आप जानते हो कि मैंने आपको सैटरडे के करंट अफेयर में बताया था 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग होने जा रही है जैसलमेर, राजस्थान इसको होस्ट करने जा रही है। अब उसमें क्या डिसीजन लिया और क्या क्या एजेंडा थे, वीकेंड से मीटिंग होने से पहले क्या क्या डिस्कशन पॉइंट थे जो डिस्कस करना था, अब क्या है, क्या डिसीजन लिया है 55th जीएसटी काउंसिल में, वो भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर तमिलनाडु आस्क सेंटर टू एड मम्स इनटू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब देखो, मम्स क्या है, ये कौन सी डिसीज है और इसको तमिलनाडु ऐड करने की क्यों बोल रही है, किसके अंदर? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इसको ऐड करने के लिए वीकेंड से तमिलनाडु स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों बोल रही है, दैट इज द मेन रीजन। क्लियर? चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर? पहले अपन पढ़ लेते हैं 55th जीएसटी काउंसिल के बारे में। देखो, जैसे मैंने अभी जो नया बच्चा मुझसे जुड़ा है या फिर ओल्ड मेरा सब्सक्राइबर है, उसको जिसने सैटरडे का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा कि क्या है, कि मैं सैटरडे की न्यूज़ भी आपको क्लियर करूंगा। जैसे मैंने आपको सैटरडे में बताया था कि 55th जीएसटी काउंसिल होने जा रही है, जिसको जैसलमेर वीकेंड से राजस्थान होस्ट करने जा रहा है। राजस्थान होस्ट करने जा रहा है जैसलमेर में, जैसलमेर में। अब जो नया बच्चा है वो जानता नहीं है जीएसटी काउंसिल क्या होता है, तो जीएसटी काउंसिल शॉर्ट में बता देता हूं। जीएसटी काउंसिल वाज सेट अप इन 2016 अंडर आर्टिकल ऑफ 279A। क्लियर? और जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या है? जीएसटी किस पर लगता है? ये क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखना। क्लियर? अब हम बाद में समझेंगे इसको, ठीक है। ये क्लियर बेसिक बता दिया है कि इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। क्लियर? अब क्या है, इसकी जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है। अब ये क्या करती है? ये डिसाइड करती है जीएसटी टैक्स। क्या डिसाइड करती है? जीएसटी टैक्स डिसाइड करती है। क्या करती है? जीएसटी टैक्स डिसाइड करती है। और इसी के साथ क्या हुआ कि 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई कहां पर? जैसलमेर में। अब कौन कौन से पॉइंट थे डिस्कस करने लायक? क्या थे? कौन कौन से पॉइंट थे डिस्कस करने लायक? जैसे आप जानते हो कि ये शायद सितंबर की या अगस्त की बात है, मैंने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब, वो नागपुर और नासिक गए हुए थे और उनसे एक डिमांड करी गई। डिमांड क्या थी? कि जो लाइफ इंश्योरेंस है उनके प्रीमियम पर जो जीएसटी लगता है 18%, उसको एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसको खत्म कर देना चाहिए। जो जीएसटी के ऊपर 18%, जो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी इंपोज करा जा रहा है, उसको एग्जम्प्ट कर देना चाहिए। ये डिमांड थी। अब इसी को लेते हुए नितिन गडकरी साहब ने फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि निर्मला सीतारमण मैम हैं, उनसे बोला कि आप ऐसा ऐसा डिसीजन, लोगों की डिमांड आ रही है, आप ऐसा कुछ डिसीजन लीजिए। क्लियर? उन्होंने क्या बोला कि जीएसटी काउंसिल की जब मीटिंग होगी,
जो उसमें डिसाइड करा जाएगा कि लाइफ इंश्योरेंस में जो प्रीमियम के ऊपर जीएसटी लग रहा है 18% उसको नील करा जाए कि नहीं किया जाए, उसको 0% टैक्स स्लैब में रखा जाए कि नहीं रखा जाए, वो डिसाइड करेगी जीएसटी काउंसिल। अब जो प्रीवियस 54th जीएसटी काउंसिल हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया कि इस डिसीजन को फाइनलाइज करने से पहले एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी सेटअप करी जाएगी जो इसकी स्टडी करेगी किसकी, कि लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम कम जो टैक्स लग रहा है जीएसटी का वो नील होना चाहिए कि 18% ही होना चाहिए। अब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के रिकमेंडेशन आ गए थे, उन्होंने बोला कि जितने भी वीकेंड से टैक्स लग रहा है जीएसटी ऑन द लाइफ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस और द सीनियर सिटीजन के ऊपर उसको बिल्कुल एग्जाम कर देना चाहिए। अब इसको डिसीजन लेना था 55th जीएसटी काउंसिल में और कई सारे पॉइंट भी डिस्कसिंग में थे। कौन कौन से पॉइंट थे? पहला डिसीजन लेना था कि जो अपन ऑनलाइन फूड मंगाते हैं, जो कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी करते हैं फ्रॉम स्विगी और जोमैटो से, तो उसमें टैक्स रिडक्शन का बोला 5% टैक्स कर देना चाहिए फ्रॉम 12%। कितना? 5% टैक्स कर देना चाहिए फ्रॉम 12%। कितना? ये डिसीजन दूसरा एजेंडा था कि इस मीटिंग में 55th जीएसटी काउंसिल में ये डिसीजन लिया जाएगा। दूसरा का डिसीजन था जो कि यूज्ड व्हीकल है, वी कैन से यूज्ड व्हीकल ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और वी कैन से पेट्रोल और डीजल व्हीकल हैं, अगर उनकी सेल करते हैं तो उस पर जीएसटी करने का 18% करने का बढ़ाने का चल रहा था 12% से। कितना? जीएसटी 18% फ्रॉम 12% से ये बढ़ाने का चल रहा था। जो यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल और पेट्रोल और डीजल की गाड़ी को सेल करते हैं तो उन पर पहले जीएसटी लगती थी 12%। अब ये एजेंडा था दूसरा कि इसको बढ़ा सकते हैं 55th जीएसटी काउंसिल में, उसको 12% से कितना 18% कर सकते हैं। तीसरा एजेंडा क्या था? तीसरा एजेंडा था दोस्तों जो पैकेज्ड वाटर आता है। क्या है? मैंने तीसरे सैटरडे को बता रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जो पैकेज्ड वाटर आता है जो कि अबव 20 लीटर, वी कैन से जो पैकेज्ड वाटर आता है जिसकी 20 लीटर से ज्यादा कैपेसिटी है उसका जीएसटी कम करने का बोलना था। उसमें जीएसटी करना था 5% फ्रॉम 18%। कितना? 5% करना था फ्रॉम 18%। ये सारे एजेंडा थे जीएसटी काउंसिल के सामने, उनको इस पर डिसीजन लेना था। जो मैंने आपको सैटरडे को क्लियर करके रखा है, इस डिसीजन पर लेना था उनको क्लियर। अब क्या हुआ? 55th जीएसटी काउंसिल हुई। अब कौन कौन से डिसीजन लिए गए इसके अंदर वो हम समझेंगे क्लियर। किस किस पर टैक्स बढ़ाया गया और किस किस चीज पर डिसीजन नहीं लिया गया है। सबसे मेन डिसीजन तो वही था जो इंश्योरेंस का था, जो कि 3-4 महीने से बात चल रही है वी कैन से कि जो लाइफ इंश्योरेंस है, जैसे आप जानते हो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि इंडिया ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एनहांस कर दिया है फॉर लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम 74% टू 100%। क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी है इंडिया ने। कितनी? पहले 74% थी, उसको कर दिया 100%। अब फॉरेन कंपनी आराम से इंश्योरेंस की कंपनी, उसको टारअप मारअप नहीं करना पड़ेगा, वो 100% शेयर होल्ड कर सकती है इंडिया के अंदर अगर वो इन्वेस्ट करती है तो। समझ गए मेरी बात को? इतना समझ गए? तो क्या है कि इंश्योरेंस का बहुत बड़ा इशू था। इशू क्यों था? क्योंकि हमारे इंडिया में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बड़ा ही कम है। आप 5 घर में जाओगे ना इंडिया में, आप अगर 5 घर में जाते हो तो उसमें से सिर्फ ओनली एक ही घर मिलेगा उसमें जो इंश्योरेंस जिसने किया होगा। लाइफ इंश्योरेंस, वेल्थ इंश्योरेंस, वीकेंड से और कई सारे इंश्योरेंस है जो कि उन्होंने करवाए होंगे क्लियर। अब क्या है, ये डिसीजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, बट क्या हुआ 55th जीएसटी काउंसिल में इस पर डिसीजन लिया ही नहीं गया। समझे मेरी बात को? इस पर डिसीजन लेना था। अब क्या हुआ दोस्तों, अब सुनो मेरी बात। अब क्या क्या डिसीजन लिया गया? देखो टैक्स है। टैक्स क्या है? पॉपकॉर्न खाते हो आप, जो कि आप मूवी देखने जाते हो उसमें जो पॉपकॉर्न खाते हो उसके ऊपर टैक्स, डिफरेंट टैक्स वीकेंड से। कभी आप मूवी देखने जाते हो और अधिकतर लोग क्या करते हैं, मूवी देखने तो जाते हैं बट मोस्टली 80% पॉपकॉर्न नहीं लेते हैं। और ये समझदारी है, नहीं भी लेना चाहिए पॉपकॉर्न, क्योंकि पॉपकॉर्न इतना महंगा पड़ जाता है उतने का तो मूवी टिकट भी नहीं होता।
तो सीरियस मान रहे हो मेरी बात को, इतना पॉपकॉर्न नहीं खाना चाहिए, मूवी का मजा लीजिए। अगर हाँ किसी वीकेंड से पर्सनल के संग जा रहे हो या फिर कोई आपका बहुत ही खास है उसके संग जा रहे हो तो फिर शो ऑफ करने के लिए पॉपकॉर्न ले लो, वो अलग बात है। क्लियर? तो क्या किया है, टैक्स वीकेंड से सबके लिए, सॉल्टी पॉपकॉर्न है, सॉल्टी पॉपकॉर्न या फिर स्पाइसी या फिर स्वीट पॉपकॉर्न है, मतलब मीठे पॉपकॉर्न, उन पर डिफरेंट टैक्स लगाया है। कितना? सॉल्टी और स्पाइसी पर टैक्स लगेगा 5% और इस पर लगेगा 18%। वीकेंड से इसको 18% टैक्स स्लैब में और इसको 5% टैक्स स्लैब में रख दिया। क्लियर? तो पॉपकॉर्न का पहला डिसीजन लिया गया। क्या लिया गया? पॉपकॉर्न का पहला डिसीजन लिया गया। दूसरा डिसीजन क्या लिया? दूसरा डिसीजन लिया गया गिफ्ट वाउचर। क्या है दूसरा डिसीजन? है गिफ्ट वाउचर। गिफ्ट वाउचर को एग्जेम्प्ट कर दिया। क्या कर दिया? गिफ्ट वाउचर को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम द जीएसटी। गिफ्ट वाउचर को एग्जेम्प्ट कर दिया फ्रॉम द जीएसटी। नेक्स्ट डिसीजन है फोर्टिफाइड राइस। क्या डिसीजन? फोर्टिफाइड राइस। ये अब फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर फोर्टिफाइड राइस बताइए जी क्या होता है। देखो, ऐसा राइस जिसके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन ऐड रहते हैं ज्यादा मात्रा में, दैट इज कॉल्ड अ फोर्टिफाइड राइस। और इस पर टैक्स को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 18% टू 5%, फ्रॉम 18% टू 5%। देख रहे हो आप, क्यों ये टैक्स कम क्यों किया है? क्योंकि इंडिया में माल न्यूट्रिशन की बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आप जानते हो कि इंडिया के अंदर माल न्यूट्रिशन की बड़ी प्रॉब्लम है, और माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम के कारण क्या है, ये माल न्यूट्रिशन से 18% टू 5% कर दिया। तो इससे क्या होगा दोस्तों? इससे क्या होगा कि माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाएगी, समझे मेरी बात को? इसको रिजॉल्व कर देंगे। देन आफ्टर दूसरा डिसीजन, रिव्यू द जीएसटी लेविड ऑन हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस। अब इस पर डिसीजन नहीं लिया गया है, ठीक है। अब कंपनसेशन चीज समझते हैं। क्या है कंपनसेशन सेस? ये क्या है कंपनसेशन सेस? क्या है ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कंपनसेशन सेस क्या है। क्लियर? तो कंपनसेशन सेस क्या है दोस्तों? जैसे आप जानते हो कि स्टेट अगेंस्ट थी जीएसटी के। क्या थी? स्टेट हमेशा अगेंस्ट थी जीएसटी के। गुड्स एंड सर्विस के हमेशा अगेंस्ट थी क्या? वी कैन से स्टेट, क्योंकि उनका टैक्स का लॉस हो रहा था। पहले क्या होता था कि वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या लगता था? वैल्यू एडेड टैक्स। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या था? ये वेरी करता था कहां पर? अमोंग स्टेट। स्टेट में वेरी करता था, स्टेट में वेरी करता था अमोंग स्टेट, क्योंकि क्या डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट वैट था। अगर सिंगल जीएसटी का मेन मोटिव क्या है कि सिंगल करना टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को पूरी स्टेट में सिंगल करना। ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई लाइफ बॉय का सोप है, अब मानिए मध्य प्रदेश के अंदर वो 10 रुपए का मिल रहा है क्योंकि उस पर टैक्स कम लग रहा है मध्य प्रदेश में। यूपी के अंदर वो 11 रुपए का मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि वहाँ टैक्स ज़्यादा लग रहा है। वहाँ कहीं और स्टेट में कहीं ज़्यादा का मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये क्या है? वेरिएशन था स्टेट के अंदर वैट के कारण। और जीएसटी का मेन मोटिव यही था कि जो प्रोडक्ट है उन पर इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा है उसको सिंगल टैक्स लगना चाहिए यार, किसी में बिल्कुल भी वेरी नहीं करना चाहिए, सिंगल टैक्स लगना चाहिए हर स्टेट के अंदर। यह सबसे बड़ा मोटिव था जीएसटी का आने का। तो क्या हुआ दोस्तों? इससे क्या हुआ कि जीएसटी से अब स्टेट ने बोला कि हमारा लॉस होगा। स्टेट ने क्या बोला कि हमारा लॉस होना है जितना भी ये लग रहा है जीएसटी से। तो स्टेट ने, वी कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इसकी फुलफिलमेंट, आपको फुलफिलमेंट करने के लिए क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक कंपनसेशन सेस लगाएंगे, कंपनसेशन सेस लगाएंगे टिल 2026 तक। क्लियर? 2026 तक कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। अब कंपनसेशन सेस क्या होता है? कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा 2026 तक, और इसी से आपके जो लॉस हो रहा है, स्टेट का लॉस हो रहा है, उसकी फुलफिलमेंट किया जाएगा।
क्या किया जाएगा, उसका फुलफिलमेंट किया जाएगा। समझे मेरी बात को, स्टेट का लॉस जो हो रहा है उसी से इसका फुलफिलमेंट किया जाएगा। समझ में आ गया मेरी बात को, समझ में आ गया कि नहीं आया, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि ये तो हो गया, अब इसके बाद और कौन से डिसीजन रह गए, कंपल्सन सेस पर कोई डिसीजन नहीं लिया, देन आफ्टर जो कि प्लान टू टैक्स फ्लोर स्पेस इंडेक्स चार्ज फॉर रियल एस्टेट, इस पर भी डिसीजन नहीं लिया। तो ये कई सारे डिसीजन नहीं लिए। और जो मैंने आपको बताया था कि जो यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल है, यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल, पेट्रोल और डीजल का यूज वीकेंड से इस पर टैक्स बढ़ा दिया है, 18% कर दिया है फ्रॉम 12%, ये डिसीजन ले लिया है। तो आप पूरी तरह समझ गए कि 55th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन से डिसीजन लिए गए हैं। क्लियर हो गया इतना आपको। चलते अपन नेक्स्ट है इंडिया एंड कुवैत एग्रीमेंट ड्यूरिंग पीएम मोदी। इंडिया और कुवैत का एग्रीमेंट, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? क्लियर, देखते हैं कोई क्या कमेंट आया है क्या। इतना डाउट है जीएसटी काउंसिल में, कोई डाउट है तो बताइए मुझे। जीएसटी काउंसिल में कोई डाउट है? क्लियर करिए। नहीं है डाउट आपका, कमेंट करिए अगर किसी को डाउट है तो। देखो इंडिया और कुवैत, जैसे आप जानते हो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने विजिट किया है कुवैत के अंदर, और इनकी 2 डेज की विजिट है, 2 डेज विजिट। और ऐसा करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, ये चीज करने वाले 43 ईयर बाद, 43 ईयर बाद कोई हमारे देश का प्रधानमंत्री कुवैत गया है। पहले कौन गए थे? पहले गए थे इंदिरा गांधी मैम, इंदिरा गांधी इन 1981 में। कब? इंदिरा गांधी मैम गई थी 1981 में, पहले, सबसे पहले। इसके बाद हमारे मोदी साहब गए हैं कब? 43 ईयर बाद। कहां पर? कुवैत में गए हैं। कहां पर गए हैं? कुवैत में गए हैं 43 ईयर बाद मोदी साहब। अब क्वेश्चन बनता है कि सर ये बताइए, ये कुवैत में गया है तो इन्होंने कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए हैं, और इनको एक ऑनर भी दिया गया है। इनको क्या है? एक ऑनर भी दिया है। कुवैत ने एक ऑनर दिया है, हाईएस्ट ऑनर दिया है इनको। तो बड़ी खुशी की बात है, मोदी साहब का इंटरनेशनली रिकॉग्निशन कितना हो रहा है, और बड़ी बड़ी कंट्रियां इनको हाईएस्ट ऑर्डर देते जा रही हैं। इवन कुवैत ने भी कई सारे एग्रीमेंट साइन किए, वो मैं आपको क्लियर करूंगा कि कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए हैं। देखो सबसे पहले क्या है कि कुवैत ने स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप साइन कर लिया। क्या कर लिया? स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया विथ इंडिया। क्या कर लिया? स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया इंडिया और कुवैत ने, इंडिया एंड कुवैत ने। अब इसमें क्या होगा? इसमें डिफेंस कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन, इवन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का भी एनहांस होगा बिटवीन बोथ कंट्री। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का भी एनहांसमेंट होगा बिटवीन बोथ कंट्री, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप का यूज करके। समझे मेरी बात को? दैट इज अ बेनिफिट ऑफ स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप। समझे? अब क्या है दोस्तों कि मोदी साहब को कुवैत ने हाईएस्ट ऑनर दिया है। क्या दिया है? हाईएस्ट ऑनर दिया है। वी कैन से किसने? कुवैत ने मोदी साहब को। अब उस हाईएस्ट ऑनर का नाम क्या है? तो उस हाईएस्ट ऑनर का नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल करीब। क्या है? मुबारक अल करीब। कि समझोगे मेरी बात को? क्या नाम है? मुबारक अल करीब। याद रखोगे, ये ऑर्डर का नाम है हाईएस्ट ऑनर ऑफ दी कुवैत। ये मोदी साहब को दिया गया है। कहां पर? बलियान पैलेस में। कहां पर दिया है? बलियान पैलेस में। अब क्वेश्चन बनता है कि सर डिफेंस कॉपरेशन में कौन कौन से एग्रीमेंट आएंगे, इंडिया और कुवैत क्या वीकेंड से क्या करेगी, इस एग्रीमेंट में क्या करेगी। तो देखो सबसे पहले बताता हूं मैं आपको क्या है डिफेंस कॉपरेशन। क्या है डिफेंस कॉपरेशन? डिफेंस कॉपरेशन में क्या होगा? एक्सरसाइज ऑफ बोथ कंट्री,
रेगुलर एक्सरसाइज करेंगी नेवी की, आर्मी की, एयरफोर्स की, बोथ कंट्री। एक्सचेंज ऑफ personnel and expert, exchange of personnel and expert, and training also provided with exercise, even exchange of defense इक्विपमेंट। क्या है? डिफेंस इक्विपमेंट। क्लियर? समझे मेरी बात को? डिफेंस कॉर्पोरेशन में ये सारे एग्रीमेंट साइन हुए बिटवीन इंडिया एंड कुवैत के बीच में, याद रखोगे। दूसरा क्या है? दूसरा, इंडिया और कुवैत ने 3 मोमेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। इंडिया एंड कुवैत ने 3 MOU साइन किए। अब ये MOU कौन कौन से 3 हैं? तो याद रखना, ये 3 MOU है इन द फील्ड ऑफ किस फील्ड पर? सोलर एनर्जी, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल कोऑपरेशन। क्या है? कल्चरल कोऑपरेशन, ये एग्रीमेंट साइन हुए। क्लियर? ये 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। क्लियर? कोई कमेंट आया आपका? क्या हुए? 3 एग्रीमेंट साइन हुए बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। समझ में आया मेरी बात को? ये 3 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। अब क्या किया इंडिया ने? एक कुवैत की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, कुवैत की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, इसको इनवाइट किया, वी कैन से इनवाइट किया ऑफ, वी कैन से स्टेक होल्डर और डेलीगेट टू इन्वेस्ट इन इंडिया इन द फील्ड ऑफ, किस फील्ड में? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। समझे मेरी बात को? एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वी कैन से मेडिकल डिवाइसेस, फार्मा, फूड प्रोडक्ट, इन सभी पर वी कैन से इंडिया ने जितने भी डेलीगेट है फ्रॉम द कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और स्टेक होल्डर फ्रॉम द कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को इनवाइट किया कि इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल डिवाइस, फार्मा सेक्टर और कौन से, और दूसरी बात है प्रोडक्ट। कौन कौन से प्रोडक्ट? वी कैन से फूड प्रोडक्ट और वी कैन से फूड पार्क्स ऑल्सो। जैसे आप जानते हो कि हमारे इंडिया में फूड पार्क्स बनते हैं, तो इस पर भी इन्वेस्ट करने का बोला। तो ये सारे डिस्कस हुए इंडिया और कुवैत के बीच में, क्योंकि मोदी साहब 43 साल बाद कोई देश का प्रधानमंत्री कुवैत गया है। और कुवैत का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी, इंडियन वर्करों की। 40 इंडियन वर्कर डेथ क्यों गई थी उनकी? क्योंकि क्या है, कुवैत में आप जानते हो कि जो 30% पॉपुलेशन है, कुवैत की 100% पॉपुलेशन में से 30% पॉपुलेशन
तो जितने भी वर्कफोर्स है उसका 30% वर्कफोर्स तो इंडियन है और 21% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कुवैत आर इंडियन। क्या बोला मैंने? 21% of the population of the Kuwait are Indian and 30% of the workforce working in the Kuwait are Indian worker। तो कई सारे इंडियन वर्कर, वी कैन से कई सारे इंडियन वर्कर कुवैत में रहते हैं जो बड़ा ही कंजस्टेड रहते हैं, डिप्लोरेबल कंडीशन में। तो क्या हुआ था, एक बिल्डिंग में कई सारे इंडियन वर्कर रह रहे थे, उस बिल्डिंग में आग लगने के कारण उसमें 40 इंडियन वर्करों की मृत्यु हो गई थी। समझे मेरी बात को? तो ये सबसे बड़ा लॉस हुआ था इंडिया का। तो ये भी डिस्कस किया गया कि जो इंडियन वर्कर कैंप में गए, मोदी साहब कहाँ गए? जो इंडियन वर्कर कैंप के अंदर गए और उनसे उनकी कंडीशन पूछी गई। क्या पूछी गई? इंडियन वर्कर कैंप में भी गए मोदी साहब और वहां पर उनकी कंडीशन पूछी गई मोदी साहब ने कि आप कैसी कंडीशन में रह रहे हो वहां पर। दैट इज द मेन डिस्कशन पॉइंट ऑफ इंडिया एंड कुवैत। मैंने पूरा क्लियर कर दिया। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है तमिलनाडु रिक्वेस्टेड सेंटर टू एड्स मुम्स वैक्सीन इनटू यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। देखो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या होता है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसे आप जानते हो इसको दूसरा फॉर्म में बोलते हैं इंडिया में इंद्रधनुष। वी कैन से इंद्रधनुष। आपने सुना होगा कि जब बच्चा 1 साल तक या 2 साल तक या 5 साल तक रहता है तो उसको कई सारी वैक्सीन लगती हैं, कई सारी वैक्सीन लगती हैं। और हमेशा याद रखना आपकी फॉर नॉलेज पर्पस, जिसके बच्चे में अगर छोटा बच्चा होता है तो हमेशा अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाने जाए तो हमेशा गवर्नमेंट वैक्सीन ही लगवाएं। प्राइवेट वैक्सीन कभी भी किसी बच्चे को ना लगवाएं अपने घर में, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वैक्सीन होती है वो ऑथेंटिक होती हैं, रियल वैक्सीन होती हैं। जो है ना प्राइवेट में आप लगाने जाते हो उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमेशा आप कितने भी पैसे वाले हों, आप चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाले हों, अपने बच्चे को हमेशा आंगनवाड़ी ले जाएं और आंगनवाड़ी में आप हमेशा बच्चे को वैक्सीन लगवाएं और कहीं भी प्राइवेट हॉस्पिटल में वैक्सीन ना लगवाएं अपने बच्चे को। क्योंकि क्या है कि गवर्नमेंट ही रियल केयरिंग है ऑफ द चाइल्ड और द न्यू बॉर्न। क्लियर। तो देखिए क्या है कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में चल रहा है उसके अंदर 12 वैक्सीन को कवर किया गया है। क्या करा गया है? 12 वैक्सीन को कवर किया है। जैसे मैं बता देता हूं, टेटनस, ट्यूबरकुलोसिस, पर्टुसिस, पोलियो, हेपाटाइटिस बी और कई सारी वैक्सीन है ऐसी। क्लियर। ऐसी 12 वैक्सीनों को कवर किया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, इंद्रधनुष प्रोग्राम में कई सारी वैक्सीन को कवर किया गया है। क्लियर। अब क्या है दोस्तों कि तमिलनाडु जो स्टेट है यहां पर एक बीमारी चल रही है, मुम्स बीमारी। अब ये क्या है? ये क्या है? वायरस डिसीज है। क्या है? एक वायरस डिसीज है। इससे क्या होता है कि जो सलेवरी, वी कैन से सलेवरी ग्लैंड्स होता है, ये खराब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इसमें, मुंह में। इसमें क्या होता है? सलेवरी ग्लैंड्स क्या होती है? जो आपका सलीवा होता है, जो आपके मुंह में सलीवा आता है, जो आप उसके हिंदी में थूक बोलते हो हिंदी में, तो जो सलीवा आता है इसी ग्लैंड के चक्कर में आता है। क्या है? इट इज अ वर्क ऑफ दी सलेवरी ग्लैंड का जो सलीवा आता है, सलेवरी ग्लैंड का यही सलीवा बनाता है हमारे माउथ में। क्लियर। और जो ये बीमारी है मुम्स बीमारी, ये क्या है? एक वायरस डिसीज है। क्या है? एक वायरस डिसीज है जिसके कारण ये ग्लैंड की पॉसिबिलिटी हो जाती है खराब होने की। क्या हो जाती है? ये ग्लैंड की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है खराब होने की। और इससे कई सारे वीकेंड से बीमारियां भी होती है। कौन कौन सी? एक आपकी स्वेलिंग हो जाएगी, स्वेलिंग ऑन द माउथ, डिफिकल्टी इन ईटिंग,
ईटिंग में डिफिकल्टी होती है, दैट इज अ मेन रीजन, दैट इज अ मेन रीजन। ये सैलिवरी ग्लैंड जो है इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि तमिलनाडु बोल रही है कि इसको भी ऐड करना चाहिए इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, जो कि इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है। किसके अंदर? इंडिया में जो इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, जो इसमें 12 वैक्सीन कवर करी जा रही हैं, और उसी वैक्सीन को देखते हुए 13 बीमारी को भी वैक्सीन को ऐड करना चाहिए, जिसका मुम्स है बीमारी। इससे क्या होता है कि सैलिवरी ग्लैंड आपकी खराब हो जाती है, जो कि सलीवा बनाती है आपके माउथ में, और इससे कई सारे बच्चे तमिलनाडु में ग्रसित हो रहे हैं। तो क्या उन्होंने बोला कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में एक वैक्सीन को, मुम्स वैक्सीन को भी ऐड करना चाहिए। क्लियर? तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। कोई भी डाउट हो तो बताइए, जितना मैंने पढ़ाया है